समुद्र में चलते जहाज अचानक रास्ता भटकने लगते थे और उनके कंपास पागल हो जाते थे। नाविकों को डर था कि ये किसी शैतान का काम है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एक ऐसा अजूबा जिसके बारे में सदियों से ये कहानी मशहूर है कि उसके शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबक लगा था, जो मतलब समंदर में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों के कंपास को भटका देता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसी रहस्यमयी चुंबकीय शक्ति की वजह से मंदिर के अंदर एक भारी भरकम मूर्ति बस हवा में तैरती रहती थी। इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और अगर आप इसके नाम को देखें तो कोणार्क कोई आम नाम नहीं है। अच्छा, तो क्या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? बिल्कुल, ये असल में एक खगोलीय कोड है। कोण मतलब एक खास एंगल और अर्क जिसका मतलब होता है सूर्य। ये महज समंदर के किनारे बना कोई मंदिर नहीं है, बल्कि इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच के उस विशिष्ट कोण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। अरे वाह, मतलब नाम में ही पूरा का पूरा विज्ञान समेट दिया। और जो चीज इस मंदिर में सबसे पहले किसी को भी अपनी तरफ खींचती है वो है इसका आकार। इसे किसी आम चौकोर मंदिर की तरह नहीं, बल्कि सूर्य देव के एक विशालकाय रथ का रूप दिया गया है। हाँ, एक ऐसा रथ जिसे खींचने के लिए पत्थर के 7 शक्तिशाली घोड़े बनाए गए हैं, और इस पूरे रथ को आगे बढ़ाने के लिए इसमें 24 विशालकाय पहिए लगे हुए हैं। और उन पहियों का जो गणित है ना, वो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। बिल्कुल। मुझे तो ये पहिए एक प्राचीन और विशाल पत्थर की स्मार्ट वॉच जैसे लगते हैं। मतलब बिना किसी बैटरी या डिजिटल तकनीक के कोई सिर्फ धूप और छाया से बिल्कुल सटीक समय कैसे माप सकता है? यही तो 13वीं सदी के कारीगरों का कमाल था। उन्होंने इन 24 पहियों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाया था, ये दिन और रात के 24 घंटों का सटीक प्रतीक हैं। ये असल में एक विशाल सूर्य घड़ी यानी सनडायल का काम करते हैं। ये सच में बहुत अचरज की बात है। अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें तो मैंने पढ़ा था कि ये आम घड़ियों की तरह क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो किसी यांत्रिक अजूबे से कम नहीं है। इस पहिए में 8 मुख्य तीलियां होती हैं और 8 छोटी तीलियां जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं। 2 मुख्य तीलियों के बीच का समय 3 घंटे का होता है। अच्छा, और जो छोटी तीली बीच में होती है क्या वो उस समय को और बांट देती है? एकदम सही। वो छोटी तीली उस 3 घंटे को 90 मिनट में बांट देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पहिए के बाहरी किनारे पर हर तीली के बीच 30 मनके मतलब बीड्स उकेरे गए हैं। अगर आप 90 मिनट को उन 30 मनकों से डिवाइड करें तो हर मन का 3 मिनट का समय दर्शाता है। सच में? अरे बाप रे! मतलब आज से 800 साल पहले कोई भी इंसान सिर्फ अपनी उंगली उन मनकों पर रखकर परछाई देखकर बता सकता था कि अभी कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, वो भी 3 मिनट की अचूक सटीकता के साथ। हाँ, बिना किसी स्क्रीन के। और दिलचस्प बात यह है कि ये पहिए सिर्फ धूप में ही नहीं बल्कि रात में चांद की रोशनी से भी समय बता सकते थे। तो ये एक मून डायल भी है। उफ, कला और विज्ञान का ऐसा संगम। लेकिन सिर्फ वो पहिए ही नहीं, इस मंदिर की ऊंचाई और इसका आकार भी तो बहुत विशाल था ना। मैंने सुना है कि ये समंदर से भी बहुत दूर से दिखाई देता था। बिल्कुल। अपने निर्माण के समय ये लगभग 70 मीटर ऊंचा था। 70 मीटर मतलब आज की किसी 20 मंजिला इमारत के बराबर। 13वीं सदी में समंदर के रेतीले किनारे पे इतनी ऊंची इमारत खड़ा करना वास्तुकला की एक बहुत बड़ी छलांग थी। और शायद इसके काले पत्थरों की वजह से ही नाविक इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे, है ना? उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। हाँ, एकदम सही। लेकिन इसकी ऊंचाई से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी इसका अलाइनमेंट। इसे इस तरह से अलाइन किया गया था कि उगते हुए सूरज की पहली किरण सीधे इसके मुख्य द्वार से होते हुए गर्भगृह में रखी मूर्ति पर जाकर पड़ती थी। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पीढ़ियों तक सूरज के पथ, विषु और ऋतुओं का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने जमीन पर विशाल आकृतियां बनाई और तब जाकर उस रेतीली जमीन पर पहला पत्थर रखा गया। मतलब पीढ़ियों की मेहनत। और जब कोई निर्माण इतनी सटीकता से होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को वो कोई जादू ही लगेगा। और मुझे लगता है कि यहीं से उस विशाल चुंबक और हवा में तैरती मूर्ति की अफवाह शुरू हुई होगी। बिल्कुल। कोणार्क का ये किस्सा दुनिया की सबसे पुरानी शहरी किंवदंतियों में से एक है।
पुर्तगाली नाविकों का दावा था कि मंदिर के शिखर पर, जिसे अमलक कहते हैं, एक बहुत शक्तिशाली चुंबक लगा था जो उनके जहाज़ों को डबो देता था। और उसी चुंबक की वजह से वो मूर्ति हवा में लटकी रहती थी। लेकिन क्या सच में आज तक किसी पुरातत्वविद को ऐसे किसी चुंबक का कोई सबूत मिला है? अगर हम विज्ञान और इतिफास के कठोर मापदंडों पर इसे देखें तो नहीं। आज तक की किसी भी खुदाई या ऐतिहासिक दस्तावेज में ऐसे किसी चुंबक के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये पूरी तरह से एक मिथक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे बनाने में कॉन्डेलाइट और लैटेराइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें काफी लोहा होता है। अरे, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कॉन्डेलाइट और लैटेराइट पत्थरों में प्राकृतिक रूप से लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब इतने विशाल पैमाने पर इन पत्थरों को एक साथ खड़ा किया गया तो वहां एक प्राकृतिक चुंबकीय विसंगति पैदा हो गई होगी। अच्छा, तो मतलब उस जमाने के जो कमजोर कंपास थे वो इस प्राकृतिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सच में भटक जाते होंगे और नाविकों ने इसे एक रहस्यमयी चुंबक का नाम दे दिया। बिल्कुल। नाविकों को भूविज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए जो चीज समझ नहीं आई उसे जादू मान लिया। और हवा में तैरती मूर्ति की कहानी भी शायद उस जमाने की अचूक इंजीनियरिंग को देखकर गढ़ी गई एक अतिशयोक्ति ही थी। सही कहा। असली रहस्य तो उन कारीगरों की इंजीनियरिंग में था। और सबसे कमाल की बात बताऊं, समंदर के इतने करीब होने के बावजूद उन लोहे के क्लैंप्स में सदियों तक जंग नहीं लगा। ये 13वीं सदी के भारत की धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का वो स्तर था जो आज भी हैरान करता है। अरे वाह, मतलब प्योर आयरन। और इस इंजीनियरिंग से जुड़ी एक बहुत ही भावुक कहानी भी तो है ना, वो 12 साल के बालक धर्मपद की कहानी। हाँ, ये ओडिशा की लोक कथाओं का बहुत अहम हिस्सा है। कहते हैं कि 1200 कारीगर मंदिर के ऊपरी हिस्से को यानी क्राउनिंग स्टोन को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, संतुलन नहीं बन रहा था। तब मुख्य वास्तुकार के 12 साल के बेटे धर्मपद ने उस ज्यामितीय गुत्थी को सुलझाया था। सच में? आज सिर्फ इसका जगमोहन यानी मुख्य सभा मंडप बचा है। समय और प्रकृति के सामने कोई भी इमारत हमेशा नहीं टिक सकती। इसका सबसे बड़ा कारण था इसका समंदर के बहुत करीब होना। तो मतलब जिस समंदर की वजह से ये इतना खास था, उसी की खारी हवाओं ने इसकी नींव को कमजोर कर दिया। बिल्कुल। नम और खारी समुद्री हवाओं की वजह से पत्थरों का क्षरण शुरू हो गया और जब पानी अंदर रिसने लगा तो उन सदियों पुराने लोहे के क्लैंप्स में भी जंग लगने लगा। और जब लोहे में जंग लगता है तो वो फैलता है। अरे हाँ, और उसके फैलने से उन विशाल पत्थरों में दरारें आ गई होंगी। मतलब पूरा का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। क्या उस इलाके में भूकंप भी आए थे? हाँ, भूकंप और जमीन के नीचे की रेत का खिसकना भी इसके ढहने के बड़े कारण माने जाते हैं। इतनी तबाही के बाद भी जो हिस्सा आज बचा है वो इतना भव्य है कि 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। और ये पूरी तरह से डिजर्व भी करता है। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, लेकिन बिना मशीनों के गढ़ा गया ये खगोलीय और गणितीय चमत्कार किसी भी जादू से कम तो नहीं है। यह केवल बेहतरीन इंजीनियरिंग थी या वाकई कोई चुंबकीय रहस्य? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और महान कहानियों के लिए महान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।